तो धुरंधर जब मैंने पहली बार थिएटर में देखी थी ना, तब मैं समझ गया था क्योंकि एक सॉलिड स्पाई थ्रिलर फिल्म है। इसके अंदर कुछ कमियां भी है लेकिन इसकी अच्छाइयां भी बहुत सारी है। यहाँ पे कैरेक्टर शानदार है, अक्षय खन्ना की एक्टिंग बढ़िया है, स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है और वायलेंस को बड़ा क्रिएटिवली यूज किया है। लेकिन अब जब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई और मैंने इसको दोबारा देखा घर पर बैठकर, तो मुझे पता चला कि ओके, ये फिल्म ना बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर रही है। मुझे कुछ चीजें और भी ज्यादा समझ में आई हैं और पता चलता है कि नहीं, इतनी सिंपल है नहीं जितनी ये दिखती है। तो आज उन सभी चीजों की बात करेंगे जो मैंने समझा रीवॉच के बाद में, जो मुझे कुछ नया मिला है या फिर जो मेरा नया ओपिनियन है या फिर मुझे कुछ बुरा लगा, अच्छा लगा, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक करती है रीवॉच पे वो है इस फिल्म का स्ट्रक्चर। ये फिल्म ना टिपिकल 3 स्ट्रक्चर वाली फिल्म नहीं, 3 एक्ट वाली फिल्म नहीं है ये। आदित्य धार ने इस फिल्म को 8 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया। उन चैप्टर्स का अपना अपना अलग नाम भी है। जब आप पहली बार देखते हो ना तो लगता है कि ठीक है, ये एक स्टाइलिश दिखाने के लिए किया है कि 8 चैप्टर है फिल्म के अंदर, लेकिन रीवॉच में पता चल रहा है कि नहीं भाई, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन था। देखो, जो अपना स्पाई है ना, वो बहुत साल तक अंडर कवर रहा था, अब अभी भी रह रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, इसको 3 एक्ट में दिखाना बहुत ही रश लग सकता है वो। लेकिन जब आप फिल्म को चैप्टर्स में डिवाइड करते हो, वो भी इतने सारे, तो आप स्पेसिफिक मूवमेंट्स को एक्सपैंड कर सकते हो और कंप्रेस भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत लंबे सालों की कहानी है। तो आप कुछ सालों को डिटेल में दिखा सकते हो और कुछ को लिटरली स्किप भी कर सकते हो। जैसे पहला चैप्टर था इन्फिल्ट्रेशन का। हमजा अभी लियारी में गया है, वहां पर उसको गैंग में शामिल होना है। पहले 1 साल तो उसको सिर्फ और सिर्फ वेट करना था मौके का, यानी कि वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था। उसको ऑब्जर्व करना है, ब्लेंड इन होना है और ट्रस्ट बिल्ड करना है। और इस फिल्म ने ना उस वेटिंग को उस चैप्टर के अंदर अच्छे से दिखाया है। और यही सबसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग मूवमेंट है इस फिल्म का, क्योंकि यहीं से ऑडियंस को पता चलता है कि जो मिशन है ना, वो कितना ज्यादा रिस्की है, उसमें कितनी ज्यादा पेशेंस की जरूरत है और एक गलती नहीं हुई कि सब कुछ खत्म। अब जैसा कि मैंने कहा था कि फिल्म कुछ स्टोरी के कुछ कुछ पार्ट्स को एक्सपैंड कर सकती है और कुछ कुछ कंप्रेस कर सकती है। अब इन्होंने कुछ ईयर्स को ना कंप्रेस ही कर दिया, मतलब टाइम स्किप ही हो गया मेरे ख्याल से, और वो समझ में नहीं आ रहा था कि कब फिल्म कहाँ से कौन से साल में चली गई। ये एक फ्लॉ है मेरे ख्याल से, जो कि पहली बार में नोटिस नहीं हुआ था क्योंकि एक्शन आ गया था, लेकिन रीवॉच पे थोड़ा पता चल रहा था। कहीं कहीं पे फिल्म ना स्लो बर्न स्पाई थ्रिलर से कमर्शियल मासी एक्शन फिल्म बन रही थी। तो हाँ, इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक्सट्रीमली स्मार्ट है, लेकिन कहीं कहीं पर फिल्म ना भटक जाती है। देखो, कैरेक्टर्स की बात करें ना, तो सबसे पहले जो आता है वो है रणवीर सिंह का कैरेक्टर, यानी कि हमजा। और ये ना शुरू में लगा हुआ मे बी कि हाँ, वही प्रोटैगनिस्ट है, जो एक कॉमन प्रोटैगनिस्ट नहीं होता देशभक्ति वाला, देश के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर ये बहुत अलग है। हमजा ना एक तरीके से खाली बर्तन जैसा है। उसको इस मिशन के लिए चूज ही इसीलिए किया गया है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, और ऑलमोस्ट मतलब वो शायद सजा ही मिलने वाली थी उसको। तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये जो पर्सनैलिटी, ये परफेक्ट है डीप कवर के लिए, क्योंकि वो खुद को मिटा सकता है, खुद की आइडेंटिटी को मिटा सकता है। और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस में भी दिखता है, क्योंकि उनको जाना जाता है कि वो लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, पर यहाँ पर उनको खुद को बहुत माइनस करना था, बहुत सटल रखना था। हमजा में ना कोई बहुत चीयरफुलनेस या फिर क्या कहते हैं उसको, एक्सिलरेटिंग नेचर नहीं है उसका। वो गैंग में बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है कि वो सच में एक गैंगस्टर हो। वो लाउड नहीं है, वो डोमिनेटिंग भी नहीं है, लेकिन वो ना सिर्फ ओबीडियंट है, और यही उसकी स्ट्रेंथ है और यही चीज काम में भी आई थी। और ये ओबीडियंट बनते बनते उसने लॉयल्टी को एज वेपन भी यूज कर लिया था। अब देखो, ऑब्वियसली यहाँ पर हमजा ना डिसेप्शन कर रहा है, सबको बेवकूफ बना रहा है वो, मतलब कि सब कुछ एक एक्ट है उसकी तरफ से, तो क्योंकि वो अंडर कवर स्पाई है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि अगले पार्ट में जो उसका रिलेशन है येलिना के साथ में, उसको किस तरीके से दिखाया जाता है। क्या वो भी एक पार्ट ऑफ एक्ट है या वहां पर सच में कुछ रियल इमोशंस है? क्योंकि एज ऑडियंस मैं तो कंफ्यूज हूँ कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है येलिना को लेके। अब अगर बात करें अपन रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना के कैरेक्टर की, तो वो बहुत ही ज्यादा लेयर्ड है। जितना शायद मैं पहली बार में नहीं समझ पाया था, उतना मुझे अब रिवॉच पर समझ में आ रहा है। तो टिपिकल विलन वो होता है जिसको मतलब बुरा दिखा दिया, ईविल दिखा दिया, मॉन्स्टर जैसा दिखा दिया, ओके, उसको हेट कर लिया लोगों ने। लेकिन यहाँ पर ना, रहमान डकैत की फैमिली है, वो अपनी बीवी से प्यार करता है, पब्लिकली दिखाता भी है उस चीज को। इवन उसकी जब बीवी ने उसको थप्पड़ मारा तो उसने मतलब गुस्से में रिएक्ट नहीं किया। यानी कि ये बंदा ना एक लविंग हस्बैंड है, एक केयरिंग फादर भी है। और यही चीज इसको सबसे ज्यादा डेंजरस बनाती है, क्योंकि जब आप एक आदमी को, एक कैरेक्टर को ना सीधा सीधा मॉन्स्टर दिखा देते हो ना, तो ऑडियंस इजीली हेट कर पाती है उसको। लेकिन जब तुम एक विलन को ह्यूमन दिखाते हो, जब उसकी कैपेसिटी फॉर लव दिखाते हो ना, तो उसकी जो कैपेसिटी फॉर वायलेंस है ना, वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। ऐसा आदमी जो अपनी बीवी से सबके सामने चाटा खा सकता है, वो दूसरे आदमी को बेरहमी से मार भी सकता है अपने हाथों से।
ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिल्म के एंड में जब हमें रहमान डकैत का घोस्ट दिखता है ना, तब इन सब चीजों का सेंस भी बनता है। उस चैप्टर का नाम है एट टू ब्रूटस, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट रेफरेंस है जूलियस सीजर का, क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही हुआ था कि एक क्लोज फ्रेंड ने बिट्रे किया था। यहाँ पर भी हमजा ने रहमान को बिट्रे किया है, यानी कि जो उसका ट्रस्ट था ना, वो जेन्युइन ट्रस्ट था। यानी कि हमजा को उसने हमेशा अपना माना था, और जब हमजा ने मिशन कंप्लीट किया, उसको बिट्रे किया, तो हमजा जीत तो गया, लेकिन वो इमोशनली इस चीज से शायद ओवरकम नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही हॉन्टिंग है और पावरफुल मूवमेंट भी है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमजा ने अपने देश को तो बचाया है, अपने कह सकते हैं कि एक दोस्त को धोखा देकर। हालांकि रहमान उसको दोस्त मानता था, हमजा में भी ना मानता हो, लेकिन देश को बचाने के चक्कर में हमजा ने अपना एक पार्ट सेक्रीफाइस किया है। एनीवे, रहमान डकैत से रिलेटेड एक चीज मुझे बढ़िया लगी कि देखो, जब हमने फिल्म पहली बार देखी थी ना, तब हमें आइडिया नहीं था कि ये कैरेक्टर कितना लेजेंडरी होगा। जब तक फिल्म खत्म होगी तब हमें पता चला था। लेकिन इस बार जब रिवॉच कर रहा था, तब जब उसका पहला फ्रेम है, रहमान डकैत की जो पहली एंट्री है, उसको देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर ऑलरेडी जानता था कि ये कैरेक्टर कितना लेजेंडरी होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्टर ने लिखा है। और जब इस बार मुझे ऑलरेडी पता था कि ये कितना पावरफुल कैरेक्टर है, कितना फेमस है, कितना वेल रिटन है, तब उसकी एंट्री ना और ज्यादा बढ़िया लग रही थी। अब आते हैं फिल्म की राइटिंग पे। तो देखो, यहाँ पर ना फिल्म बहुत स्ट्रांग है, और वो है उसके जो लिटरेरी मीनिंग है ना, उनकी वजह से जो लिटरेरी रेफरेंसेस है। एट टू ब्रूटस, ये क्लाइमैक्स का सिर्फ कूल टाइटल नहीं है, ये मतलब एक तरीके की स्टेटमेंट है। शेक्सपियर के जूलियस सीजर में ब्रूटस अपने मेंटर को मार देता है ग्रेटर गुड के लिए, लेकिन फिर सीजर का घोस्ट उसे हॉन्ट भी करता है। सेम यहाँ पर हुआ है, हमजा ने रहमान को मारा है अपने देश के लिए, लेकिन अब रहमान का घोस्ट उसको हॉन्ट करेगा, कभी उसके दिमाग से बाहर नहीं जाने वाला। ये फिल्म को एलिवेट कर देता है, मतलब अब ये सिंपल स्पाई थ्रिलर से एक ऊपर जाकर एक मॉरल ट्रेजेडी वाले उसमें जॉनर में जा चुकी है। एक और चीज जो मुझे बढ़िया लगी वो थी कि जो लुल्ली नाम का कैरेक्टर था ना, वो हमेशा एप्पल लेके रखता था साथ में, वो एप्पल खाता रहता था। अब उसका सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली क्या है ये तो मुझे उतना समझ में आया नहीं, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि वो एप्पल इसलिए उसको दिखाया एप्पल खाते हुए कि वो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है, उसके पीछे मतलब बड़े लोगों का हाथ है, तो उस तरीके से चलता है वो। और जब हमजा और उसके लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसके जो हाथ वाथ बांध कर उसको मारते हैं ना, तब वही एप्पल उसके मुंह पे लगा हुआ होता है। तो ये बड़ी सही चीज लगी मुझे। इवन जब वो रहमान डकैत के बेटे को मारने आता है ना, तब भी वो एप्पल खाते हुए ही आता है, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में ही उसकी मौत भी हुई थी, वो एप्पल उसके साथ में ही था। लेकिन एक चैप्टर है जिसमें फिल्म ना वीक हो जाती है। उस चैप्टर का नाम है बुलेट्स एंड रोजेस, जहां पर हमजा का वो रोमांटिक सब प्लॉट दिखाया गया है, जो कि मेरे ख्याल से अब बहुत ही आउट ऑफ प्लेस लगता है। फिल्म की जो बाकी की टोन है उसको मैच नहीं करता है। कुछ चीजें थी जो ठीक चल रही थी उस चैप्टर के अंदर भी, लेकिन काफी चीजें कोइंसिडेंस और प्लॉट कन्वीनियंस पर चल रही थी। फॉर एग्जांपल, उसको ऑब्वियसली येलिना को फंसाना था ताकि वो आगे उस चीज को यूज कर सके, लेकिन जब उसका यूज आता है ना, वो बड़ा ही कोइंसिडेंस है, वो बहुत कोइंसिडेंटल है। वो इधर रहमान डकैत अरेस्ट हो जाता है, चौधरी असलम उसको अरेस्ट कर लेता है, और तभी येलिना का फोन आता है कि ये लो वीडियो। ठीक है, हमजा ने उसको फंसाया था, लेकिन सही टाइम पे सही वीडियो आ जाना, ये तो बड़ी अजीब चीज हो गई थी फिल्म में। इसके बाद भी इससे भयंकर कोइंसिडेंसेस भी हुए, और प्लॉट कन्वीनियंस सिर्फ यहीं तक नहीं था, इसके आगे भी हुआ है। जब चौधरी असलम रहमान डकैत को मारने वाला होता है ना, तभी येलिना के बाप, वो नेता का फोन आता है असलम के पास में कि भाई रहमान को मारना मत, हमारी वीडियो लीक हो चुकी है। तब असलम फोन काट देता है और बोलता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये दिखता है कि उसका जो कैरेक्टर वो डेवलप हो रहा था, असलम का कैरेक्टर, कि उसको फर्क नहीं पड़ता उसकी क्या रेपुटेशन है, आगे उसके साथ में क्या होगा, वो ऑलरेडी सस्पेंडेड चल रहा है, तो वो तो रहमान डकैत को मारेगा। तो ठीक है, उसने फोन कट किया, दैट्स इट। अब वो रहमान डकैत को मारना चाहता है। इसके बाद में उस नेता ने हमजा को कॉल किया है, उसको लोकेशन बताई है, एलएपीडी नहीं, लियारी पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी था, वो टास्क फोर्स की लोकेशन बताई है। हमजा वहां पर गया है, उन लोगों को लटकाया है, वहां से वीडियो कॉल किया है 2007 में। ठीक है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, ये बहुत लंबा टाइम तो लगा होगा इस चीज में, और रहमान डकैत अभी भी असलम के सामने जिंदा बैठा है उसी जगह पे। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हुई ना, वो सारी इसी चैप्टर के अंदर हो गई। जहाँ बाकी सारे चैप्टर्स बड़े ही ग्राउंडेड चल रहे थे, उनमें एक कंसिस्टेंसी थी, यहाँ पर वो ब्रेक हो गई। तो ये जो पूरी फिल्म जिसमें बहुत ही टाइट नैरेटिव चल रहा था, बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले चल रहा था, यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है। इस फिल्म में एक पॉइंट आता है जहां पर राइटिंग और एक्टिंग दोनों चीजें मिला करना ऑडियंस को बहुत ज्यादा डरा देती है। वो फर्स्ट टाइम में ही फील होता है, सेकंड टाइम में तो हमको पता है, तो फिर हम उतना फील नहीं कर पाते, पर नोटिस कर पाते हैं कि हाँ, डायरेक्टर ने क्या करना चाहता। मैं बताता हूँ। जब अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर पहली बार बताता है ना हमजा को कि भाई साहब कोई तो है अंदर जो इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचा रहा है, इंडिया तक किसी ने इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि 3 अक्टूबर तक अटैक होने वाला था, तब आप अर्जुन रामपाल की आंखें देखना। वो वहां पर जिस तरीके से हमजा को देखता है, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर होगा ना, जैसे कि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखी थी,
तो मैं तो डर गया था भाई। मुझे लगा था कि इसको मालूम है कि किसने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है और अब पता नहीं रणवीर सिंह के साथ में क्या होगा। यहाँ पर जो राइटिंग है, जो डायलॉग्स है और जो एक्टिंग है इन दोनों ही कैरेक्टर्स की, वो बड़ी इंसेन है। जहाँ पर अर्जुन रामपाल बहुत टेरिफाइंग है, वहीं पर हमजा को ऐसा दिखाया गया है कि वो डर गया है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको लगा था कि शायद पता है अर्जुन रामपाल को। वैसे जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा जो स्पाई है वो कोइंसिडेंस पर चल रहा था, उसको कोइंसिडेंटली वो फुटेज मिल गई थी येलेना की तरफ से। वैसे ही एक सीन आता है जहां पर उसने बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ में एक प्लान को एग्जीक्यूट किया था। वो है फिल्म का क्लाइमैक्स सीन। देखो अब यहाँ पर ना उसको उजैर को और रहमान को अलग करना था, तो उसने ये सब कुछ स्टार्ट किया अपनी शादी से, जहां पर उसने गलत डेट बताई रहमान को। 9 अगस्त को ये एक प्रोग्राम होने वाला था और उसी दिन उसने वो गन्स की डिलीवरी भी मंगवा ली। ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया था ताकि यहाँ पर प्लान खराब हो जाए इन लोगों का। तो ये मुझे बहुत ही स्मार्ट चीज लगी कि ये आउटप्ले किया यहाँ पर हमजा ने इन लोगों को। यहाँ पर उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके तुरंत एक प्लान बनाया कि कैसे रहमान को मारना है। और जिस दिन फिर गन की डिलीवरी होनी थी, फिर उस दिन उजैर अलग हो गया, रहमान अलग हो गया। रहमान के साथ में अब कौन है? बस हमजा और डोंगा वगैरह। अब ये भी प्लान बड़ा ही सही से एग्जीक्यूट हो रहा था, ये भी बहुत सही जा रहा था, बहुत ही नेचुरल लग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर भी अजीब चीजें होने लग गई कि भाई गाड़ी के अंदर रहमान, डोंगा और सब सो गए। अब या तो इस चीज को सेटअप किया जाता कि भाई साहब रहमान जो है वो किसी बीमारी से जूझ रहा है, या वो पिल्स हमेशा से लेता आ रहा था फिल्म में, उसको नींद की ये प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सडनली दिन के टाइम में वो सो रहा है, बाकी लोग भी सो रहे गहरी नींद में एकदम। मतलब अगर ये तो बिल्कुल कोइंसिडेंस है यार कि अगर वो नहीं सोता तो कभी हमजा यहाँ से रास्ता बदल ही नहीं पाता। मतलब अगर रहमान सोता नहीं तो हमजा रास्ता नहीं बदल पाता, हमजा रास्ता नहीं बदल पाता तो असलम तो वहाँ खड़े रहता भाई नल्लों की तरह। वो क्या ही कर रहा था, किस पे अटैक करता, वो वहां तो कोई आने ही नहीं वाला था। तो जहाँ इन्होंने बाकी प्लान सेटअप किया था तो इस चीज को भी थोड़ा सेटअप कर देते तो बहुत ज्यादा नेचुरल लगता वो। अब जो यहाँ पर क्लाइमैक्स बैटल है ना, वो मेरे को बढ़िया लगी कि यहाँ पर सब लोगों को मूवमेंट्स दिए गए हैं अपने अपने। यहाँ पे रहमान डकैत की असली पावर को बताया गया कि भले ही वो वजन में कम हल्का आदमी है, लेकिन वो फाइट करता है पागल की तरह बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर राइटर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज दिखाना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने फाइट दिखाई है हमजा की और सियाई की, सियाई नाम होता है उसका, यस। तो मैं चाहता था कि यहाँ पर फाइट होती हमजा की और डोंगा की, क्योंकि इन दोनों की रिलेशनशिप को ऑलरेडी फिल्म में एस्टैब्लिश किया हुआ है। इन दोनों का अच्छा खासा इंटरेक्शन हो रखा है पूरी फिल्म के अंदर, जहाँ सियाई से इतना कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं था। तो यहाँ पर अगर 1v1 फाइट होती हमजा की और डोंगा की तो मेरे ख्याल से मजा और डबल हो जाता। पर हाँ, इन्होंने यहाँ पर डोंगा को अपना अलग मूवमेंट दिया है, वो जहाँ पर सारे पुलिस वालों से लड़ता है तो उसका अपना एक अलग मूवमेंट है। वैसे इस फिल्म में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटा टेक्सचुअल कनेक्शन है जो ऑब्वियसली सब लोगों को पता है, लेकिन उसकी लेयर क्या है ये किसी को शायद नहीं पता होगी। तो सबको पता है कि इस फिल्म के अंदर वो जोगी सॉन्ग है, वही जोगी सॉन्ग जो पुराना है, मतलब पंजाबी सॉन्ग है। और इस फिल्म का ट्रेलर में भी हमने देखा था, सुना था। और ये सॉन्ग फार क्राई 4 में भी यूज हुआ है, फैक्ट सबको पता होगा। लेकिन इस सॉन्ग का उस गाने में होना और इस फिल्म में होना, ये ना कोइंसिडेंस तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि उस गेम के अंदर भी ना एक डिक्टेटर को टॉपल करना होता है। वो गेम सिविल वॉर के बारे में है, मॉरल ट्रेजेडी वहां पर भी है। और गेम का स्ट्रक्चर भी कुछ इस फिल्म के स्ट्रक्चर जैसा ही कि ऐसे ही चैप्टर्स है वहां पर भी। जैसे यहाँ पर हमजा गैंग में ऊपर जा रहा है, हायरार्की में ऊपर जा रहा है, हमने ग्लिम्स में देखा भी है कि वो टॉप पर चला जाएगा, वो रहमान की जगह ले लेगा। वैसा ही गेम में भी होता है। पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या फिर ये डिलिबरेटली किया गया है, ये तो पता नहीं। अब ना ये फिल्म स्टोरी टेलिंग वाइज बहुत अच्छा कर रही थी मुझे, मतलब कि मुझे हर एक इमोशन फील हो रहा था। और जहाँ पर ये फिल्म चाहती थी कि मैं बिल्कुल हाई इमोशनल उसमें चला जाऊं, तो वहां पर भी मैं चला गया था। जब वो 26/11 वाले अटैक की फुटेज टीवी पर दिखा रहे होते हैं और रणवीर सिंह का चेहरा दिखता है, जहाँ पर वो बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं, वहां पर पता चल रहा है कि ओके ये बहुत ही सीरियस मोमेंट है, बहुत ही ट्रैजिक हुआ है और वो फील होता है। यानी कि ये फिल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पंच था और ये बहुत ही परफेक्ट था। लेकिन इसके बाद में डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि अब वो यहाँ पर रियल फुटेज डालेंगे, रेड स्क्रीन के साथ में रियल ऑडियो यूज करेंगे वहां पे। और इस चीज को मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने एक रियल ट्रेजेडी को बोरो किया है। ऑल्दो आपकी फिल्म में शुरू में लिखा है कि ये फिल्म फिक्शनल है, यहाँ पर फिक्शनल कैरेक्टर्स है, बहुत सारी चीजों को ड्रामेटाइज किया गया है, ये सब कुछ डिस्क्लेमर में जब आपने लिखा है, तो आप एक रियल ट्रेजेडी को बोरो करते हो ऑडियंस को और ज्यादा इमोशनल करने के लिए। जो चीज आप स्टोरी टेलिंग से कर सकते थे, जो आप कर भी रहे थे, तो उसके लिए आपको ये क्यों करना पड़ा, आपको इतना अलग रास्ते पर क्यों जाना पड़ा। अब ये चीज ना कंप्लीटली सब्जेक्टिव है कि आप फिल्म को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज बढ़िया लगे कि उनके लिए यहाँ से फिल्म एलिवेट हो गई मे बी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि रियल ट्रेजेडी को इस तरीके से बोरो किया जाए। एनीवे, जो फिल्म का एंड है ना, वो मेरे को बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है, जहां पर वो सोनू सूद का सॉन्ग आता है
और जिस तरीके से फिर वो फिल्म का टाइटल लिखाता है, किसने डायरेक्ट करी है, किसने लिखी है, और उसके बाद में जो हमें ग्लिम्स मिलता है पार्ट 2 का, वो सब कुछ इनसेन है। उस ग्लिम्स से देखकर तो साफ लग रहा है कि जो पार्ट 2 है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्शन हैवी होने वाला है, वहां पर अच्छी कॉम्बैट भी होने वाली है। पर मैं इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये इतने सारे कैरेक्टर्स को कैसे हैंडल करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ऑल्दो ये लोग 3.5 घंटे की फिल्म तो बनाने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे फेस ऑफ्स हैं यहाँ पर चौधरी असलम से सामना हो सकता है, मे बी हमजा का, यहाँ पर उसको मिनिस्टर को भी हैंडल करना है, यहाँ पर उसको अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को हैंडल करना है, उससे फेस ऑफ होगा उसका। उजैर भी बचा है, और फिर अपना अरशद पप्पू भी है, फिर अपने बड़े भाई साहब है वो भी है। तो ये इस चीज को कैसे वो दिखाएंगे, ये मुझे देखना है कि क्या यहाँ पर पार्ट 3 भी आ सकता है। तो ओवरऑल ना इस फिल्म में फ्लॉज है, ऐसा नहीं कि फिल्म फ्लॉलेस, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये फिल्म ना बहुत ज्यादा टाइट नैरेटिव वाली है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें फिल्म मेकिंग नेक्स्ट लेवल पर हुई है। ये मास और क्लास का ना परफेक्ट ब्लेंड है। तो ये जो मास और क्लास का परफेक्ट ब्लेंड है ना, ये मुझे तो बड़ा ही सेटिस्फाइंग लगा रीवॉच पर भी। अब देखो, मैं इसको 3-4 बार तो शायद ना देख पाऊं इस फिल्म को, क्योंकि बहुत ही लंबी फिल्म है, लेकिन आप चाहो तो आप इसको 4-5 बार देखो और मुझे बताओ कि आपको रीवॉच करने पर ये फिल्म कैसी लगी। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।